अंदर बड़ा मजेदार है। हालांकि हम ये कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, फिर भी और एक बार देखते हैं हम। तार के अंदर आवेशों का प्रवाह, आवेशों का प्रवाह, कहने का मतलब ये है कि जो आवेश है उसका प्रवाह होगा तो विद्युत का चालन होगा। विद्युत का चालन का मतलब ये है कि यहाँ पर देखिए कि अगर सपोज करें कि मैंने इसको एक सिरे को बैटरी से जोड़ दिया और दूसरे सिरे को लाइट से जोड़ दिया, तो लाइट क्या होगा, अगर इसमें आवेश का प्रवाह होगा तो विद्युत संचरित होगी और इससे बल्ब जलेगा। तो आवेश का प्रवाह कहाँ कहाँ पर होता है इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करना चाह रहे हैं। यहाँ पर देखिए, उसको अगर चेक करना है तो हम यहाँ पर एक कर सकते हैं कि इसको इधर से बिजली का स्रोत से हम जोड़ देंगे और इधर टेस्टर द्वारा पता करेंगे कि इससे आवेश यहाँ से लेके इस सिरे से लेके इस सिरे तक आवेश का प्रवाह हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यहाँ पर दो सिचुएशन होगी, या तो आवेश का प्रवाह हो रहा या तो फिर नहीं हो रहा। तो इसको साइंस की लैंग्वेज में हम इस प्रकार से बोलेंगे कि ये क्या है, दो प्रकार का होता है। या तो चालक हो सकता है, कोई भी धातु है ये चालक हो सकती है, या चालक जिसको कंडक्टर बोला जाएगा, कंडक्टर और एक होगा विद्युत रोधी, ठीक है, जिसको इंसुलेटर बोला जाएगा, इंसुलेटर, ठीक है। तो इंसुलेटर और कंडक्टर क्या होता है इसके बारे में हम यहाँ पर समझना चाह रहे हैं। देखना, अगर मान लिया जाए ये क्या है, कॉपर का तार है, इसके अंदर यहां से लेके अगर इस सिरे से इस सिरे तक अगर आवेश का प्रवाह होगा तो इसको क्या बोला जाएगा, चालक बोला जाएगा। चालक मतलब विद्युत का चालन हो रहा और एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच रहा। अगर सपोज करें कि इसी वायर या तार की जगह हम अगर एक कांच का वायर लगा दें या कांच की छड़ लगा दें, तो यहां से इस सिरे तक आवेश का प्रवाह नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, विद्युत रोधी कहलाएगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर एक सिरे से दूसरे सिरे तक अगर विद्युत आवेश का प्रवाह अगर होता है तो हम उसको चालक बोलेंगे, अगर विद्युत आवेश का प्रवाह नहीं होता तो उसको क्या बोलेंगे, विद्युत रोधी कहा जाएगा। तो विद्युत रोधी और विद्युत चालक को अगर हम समझे तो क्या क्या हमने अपने दैनिक जीवन में विद्युत रोधी को देखा और क्या क्या चालक को देखा, तो उसके बारे में हम देखते। देखना, इसको समझने के लिए और याद रखने के लिए बड़ा सिंपल है। आप ये देखिए कि आपने जो ये तार देखे हैं वो काय के देखे। मैंने तो ये कॉपर का देखा, एल्युमिनियम का देखा, लोहे का देखा है। देखना, जो लाइन की सप्लाई होती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो वहां पर लोहे का भी तार उपयोग में किया जाता है। इसके अलावा एल्युमिनियम का भी तार उपयोग में किया जाता है। इसके बाद में कॉपर का भी तार, कॉपर का तो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, कॉपर का भी तार उपयोग में लाया जाता है। तो सिंपल सी बात है कि ये जब तार उपयोग में लाया जा रहा है इसका मतलब ये विद्युत का चालन करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आवेश एक सिरे से दूसरे सिरे तक ये पहुंचाने में सक्षम है, ठीक है। तो इनको क्या बोला जाएगा, चालक बोला जाएगा। सिंपल है, मेरे ख्याल से चालक की परिभाषा हम वैसे ही बता सकते हैं कि अगर आवेश का एक सिरे से दूसरे सिरे तक अगर प्रवाह होता तो वह धातु या वह माध्यम क्या कहलाएगा, चालक कहलाएगा। चालक क्या क्या होते हैं, चालक हो सकता है तांबा, ठीक है, जो कि मेरे हाथ में है, लोहा हो सकता है, इस्पात हो सकता है, चांदी हो सकती है। चांदी के भी अगर एक सिरे को करंट लगाएंगे दूसरे सिरे को अगर टेस्टर से टच करेंगे तो वहां लाइट जलने लगेगा, इसका मतलब विद्युत का चालन होगा। एल्युमिनियम, ग्रेफाइट भी क्या है, विद्युत का चालक है। नमी हवा मतलब अगर हवा में अगर नमी है तो उससे भी विद्युत का चालन होगा, कम मात्रा में होगा लेकिन होगा। पानी भी हम देखते हैं कि कई बार जैसे वाटर हीटर से अगर हम पानी को गर्म करते हैं तो अगर वाटर हीटर से अगर करंट लीक होता है तो हमें कई बार हम देखते हैं कि पानी गर्म हो गया या नहीं, तो करंट आ जाता है, ठीक है ना। तो पानी भी क्या है, हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि अगर अशुद्ध पानी रहेगा, जितना अशुद्ध रहेगा उतना अधिक चालन होगा, जितना शुद्ध पानी रहेगा उतना विद्युत का चालन कम होगा। तो हम बोल सकते हैं कि अशुद्ध जल भी क्या है, विद्युत का चालन करती है। इसके अलावा मानव शरीर या जानवरों का शरीर ये भी क्या करता है, विद्युत का चालन करता है। कैसे पता चला कि विद्युत का चालन करता है मानव शरीर? सपोज करें कि मैंने कोई काम कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक का काम कर रहा हूँ और मुझे करंट आ जाता है, और मुझको अगर कोई टच करता है तो उसको भी करंट आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, विद्युत का चालन वहां तक उसके तक पहुंच रहा। अच्छा, यदि हम विद्युत रोधी की बात करेंगे तो विद्युत रोधी के उदाहरण क्या क्या दे सकते हैं हम? कांच दे सकते हैं, जो कांच की छड़ है
इसको अगर इधर से करंट लगा दिया है तो इस सिरे तक उसके आवेश नहीं पहुंच पाएगा। इसके अलावा मोम बोल सकते हैं हम, चमड़ा, सूखा जो चमड़ा होगा, गीला चमड़ा रहेगा तो वो करेगा, आवेश को प्रवाहित करेगा। ठीक है, सूखा हुआ चमड़ा, एबोनाइट की छड़, रबर भी क्या होती है, आपने देखा होगा कि रबर का भी यूज करते हैं हम विद्युत रोधी के लिए। लकड़ी का भी उपयोग करते हैं। मान लिया जाए किसी लकड़ी को अगर हम करंट से छुए तो हमें करंट नहीं लगेगा। रुई हो गया, प्लास्टिक हो गया, सूखी हवा हो गई, मतलब अगर हवा में नमी नहीं रहेगी तो वहां पर विद्युत का चालन नहीं होगा। रेशम, चीनी मिट्टी, कागज, इस प्रकार से क्या है, ये सब विद्युत रोधी है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर समझ सकते हैं। अब वास्तव में देखते हैं कि विद्युत का चालन हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। देखना, सपोज करें कि हमारे पास में एक वायर है। मैंने जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था तब बोला था कि इस वायर के अंदर इतने सारे तार क्यों लगा के रखे हैं, इसका आंसर भी हमें मिलने वाला है। इसकी जगह केवल एक ही तार क्यों नहीं लगाया गया। अच्छा, इसको समझने के लिए हम ये देखते हैं कि मान लिया जाए हमारे पास में एक सिंगल तार है। ठीक है, अब सिंगल तार है तो ये कैसे मिलकर बना हुआ, परमाणु से मिलकर बना हुआ। कई सारे हजारों करोड़ों इसमें क्या है, परमाणु है, परमाणु से मिलकर ये बना है। अच्छा, परमाणु की अगर संरचना देखें तो हम फिर से एक शार्ट में समझ लेते हैं कि मान लिया जाए परमाणु है, अत्यंत तो सूक्ष्म है, लेकिन यहाँ पर दिखाने के लिए मैंने बड़ा डायग्राम बनाया। इसमें क्या होता है, एक नाभिक होता है, ये मैंने नाभिक बना दिया, और नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर क्या होता है, कोई आवेश नहीं होता है। जितना प्रोटॉन पर आवेश रहेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन पर भी आवेश रहेगा, लेकिन विपरीत चिन्ह का रहेगा, विपरीत रहेगा। ये क्या है, धनात्मक प्रोटॉन क्या होगा, धनात्मक होगा, और ये क्या होगा, ऋण आवेश इस पर होगा। इस पर धन आवेश प्रोटॉन पर, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। अच्छा, आवेश का संचरण इस स्थान से यहां तक हमें बिजली को पहुंचाना है, तो आवेश का संचरण किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। इसके कारण नहीं होता, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण नहीं होता। ठीक है, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो विद्युत का संचरण होता है या आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो किसके कौन लेके जाता है उसको, इलेक्ट्रॉन लेके जाता है। अच्छा, यहाँ पर हमें ये भी मालूम है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है, आसपास चक्कर लगाता है। जो परमाणु है, परमाणु की सतह पर क्या होता है, अपने आसपास चक्कर लगाता है, और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन होता कहां पर है, बाहर की ओर होता है। अगर सपोज करें कि अगर ये परमाणु है तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहां की ओर रहेगा, बाहर की ओर रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आवेश का संचरण होगा कहां से होगा, इसकी सतह से होगा। होगा कि नहीं होगा, जब इलेक्ट्रॉन ही सतह पर है तो इसमें आवेश का जो संचरण होगा वो कहां से होगा, सतह से होगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आवेश का संचरण नहीं करते, इलेक्ट्रॉन ही करते। ठीक है ना, तो इस अच्छा, अब यहां पर मान लिया जाए कि हमारे पास में एक वायर है। देखना, ये वायर है, इसमें इलेक्ट्रॉन कहां कहां होंगे, यहां पर हो गए इलेक्ट्रॉन। यहां पर देखिए, यहां से क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो आवेश का जो संचरण होगा कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन करेगा, और इलेक्ट्रॉन कहां पर है, इस वायर के सतह पर है, और यहां से विद्युत धारा का प्रवाह होगा, बीच में से नहीं होगा। ठीक है ना, मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि बीच में से नहीं होगा का मतलब अगर मान लिया जाए एक तार है तो तार तो परमाणु से मिलकर बना है ना, कई सारे परमाणु से मिलकर बना है, तो अंदर तक परमाणु है ना। ठीक है, तो उसकी सतह से क्या करेगा, विद्युत का प्रवाह होगा। अगर हम मान लिया जाए कि इतना ही बड़ा तार को अगर हम कई सारे पार्टों में डिवाइड कर दें, देखना, एक तार तो ये है, एक तार ये है, एक तार ये, मैंने क्या किया, इसमें इतने ही सतह के, मतलब इतनी ही मोटाई के, और इसमें क्या कर दिए मैंने, बहुत सारे तार इस प्रकार से कर दिए। एक वायर के अंदर बहुत सारे इस प्रकार से तार है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इसके अंदर बहुत सारे इसके अंदर तार दिखाई दे रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन कहां पर है, यहां पर, इसकी सतह पर है ना। देखिए, यहां पर इलेक्ट्रॉन है, यहां पर इलेक्ट्रॉन है, यहां पर इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब अब यहां पर क्या हो रहा है, ये यहां से सब क्या है, इसके आसपास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इसी प्रकार से अगर हम समझे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, यहां पर इसकी सतह क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और जब सतह बढ़ जाएगी तो आवेश का प्रवाह क्या होगा, अच्छे से होगा, ज्यादा अच्छे से आवेश का प्रवाह होगा। अब सोचने वाली बात ये है, बड़ा इंटरेस्टिंग, मजेदार, हमने इतनी बात की यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, आवेश को लेके
आगे की ओर बढ़ता है, ठीक है, और उसके द्वारा आवेश का प्रभाव होता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि मान लिया जाए कि ये कॉपर का तार है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना है। भैया जब इतना ठोस है तो इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे पहुंच पाता है, इतने कंजेस्टेड। भाई अगर आप देखेंगे कि हमें कोई मार्केट जाना है, कोई अगर बड़ा पॉपुलर सा मार्केट है तो वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है ना, भीड़ बहुत ज्यादा। तो वहां पर भीड़ क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, और उस भीड़ में से जाने में हमें क्या होती है, कठिनाई होती है। और वही अगर कोई ज्यादा पॉपुलर मार्केट नहीं है, वहां पर भीड़ नहीं है, तो हम फटाफट हम रोड से चल सकते हैं। दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, जहां से ट्रैफिक ज्यादा है वहां से हमें कार निकालना मुश्किल हो जाता है, जबकि अगर रोड खाली रहे तो बड़े आसानी से हम निकाल पाते हैं। तो यहाँ पर तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक है ना, कितना ठोस है ये, कितना मजबूत है, दृढ़ है, और यहाँ पर दो परमाणुओं के बीच में रिक्त स्थान भी कम है। तो इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से यहाँ से संचरण करता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि ये ठोस है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को गुजरने में दिक्कत जाती है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉनों का संचरण उसी प्रकार से होता है जैसे कि एक निर्वात में इलेक्ट्रॉनों का संचरण होता है। कहने का मतलब भीड़ वाले क्षेत्र में और बिना भीड़ वाले क्षेत्र में जिस प्रकार से हम गाड़ी चलाते तो हमें अलग अलग प्रकार की कठिनाई महसूस होती, लेकिन इलेक्ट्रॉनों के हाथ में ये चीज नहीं होती। और क्यों नहीं होती है, अपने को 9th तक में पूरा विद्युत नहीं पढ़ना है, ये सारी बातें हमें 11th-12th में भी पता चलने वाली है। तो मतलब 10th क्लास में से शुरुआत है और फिर 11th-12th में इसको और ज्यादा डिटेल में समझना पड़ेगा। तो याद रहे कि इसका क्या होगा, हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने से विद्युत का संचरण बहुत अच्छे से किया जा सकता है। अब इंपॉर्टेंट बात है, विद्युत विभव एवं विभवांतर क्या होता है, इसके बारे में अब हम यहाँ पर